बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। So we were studying chapter number 11 organic chemistry and our today's topic is diversity and magnitude of organic compounds plus general characteristic of organic compounds। अगर हम लोग एक चीज को जो है वो गौर करें और वो ये कि कार्बन के जितने भी कंपाउंड्स हैं, अगर हम उन कंपाउंड्स का कंपैरिजन करें पीरियोडिक टेबल में जितने भी मौजूद एलिमेंट्स हैं उनके साथ, तो बाकी अगर हम लोग पीरियोडिक टेबल में मौजूद जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके कंपाउंड्स की काउंटिंग करें और कार्बन के कंपाउंड्स की काउंटिंग करें तो हमें मालूम होता है डेट कार्बन कंपाउंड्स आर मोर देन दैट कंबाइंड एलिमेंट्स कंबाइंड कंपाउंड्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल। कि पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स मौजूद हैं उनके सारों के कंपाउंड्स को मिलाने के बावजूद हम लोग कार्बन के कंपाउंड्स का कंपैरिजन नहीं कर सकते। तो इसकी क्या रीजन है कि कार्बन इतने ज्यादा कंपाउंड्स की फॉर्म जो है वो ले लेता है, इतने ज्यादा क्वांटिटी में पाया जाता है और इतनी ज्यादा जो है वो इसकी अच्छी स्ट्रेंथ है, इसकी जो हमारी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अलावा भी हम लोग इसको प्रिपेयर करते हैं, इतना ज्यादा इसका यूजेज है। तो उसकी रीजन क्या है? तो उसकी सबसे मेजर और सबसे पहली रीजन है कैटिनेशन। The main reason for the existence of large number of carbon compounds is that carbon atom can link with one another by means of covalent bond to form long chain or rings of carbon atoms। कार्बन की ये पावर है कि वो आपस में ही कंबाइन करके लंबी लंबी चेन्स और रिंग्स बना सकता है और इस एबिलिटी को हम कहते हैं कैटिनेशन। अब ये जो एबिलिटी है ये सिर्फ कार्बन के पास ही क्यों मौजूद है, हम इसकी रीजंस देख लेते हैं। तो उसको देखने से पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि कैटिनेशन करने के लिए, लॉन्ग चेन्स और रिंग्स बनाने के लिए क्या कंडीशंस रिक्वायर्ड है। तो उसकी जो हमारी फर्स्ट कंडीशन है इट इज एलिमेंट शुड हैव वैलेंसी ऑफ 2 और ग्रेटर देन 2। कि अगर किसी भी एलिमेंट ने कैटिनेशन की प्रॉपर्टी शो करनी है या लॉन्ग चेन्स या रिंग्स बनानी है तो उसके लिए उसकी वैलेंसी 2 या 2 से ज्यादा होनी चाहिए। अब हमारे पास बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि इस रूल को सेटिस्फाई करते हैं, इस बात पे पूरा उतरते हैं, जैसे कि सिलिकॉन द मेंबर जिसकी भी वैलेंसी 4 है और उसकी भी जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कार्बन के साथ सिमिलर है। तो इसलिए इस लिहाज से अब जो है पहला रूल तो सिलिकॉन फॉलो कर रहा है। अब सेकेंड रूल क्या है? बॉन्ड्स मेड बाय एन एलिमेंट विद इट्स ओन एटम। वो एलिमेंट जिसने कैटिनेशन करनी है उसका बॉन्ड जब आपस में बनेगा, यानी कार्बन की हम बात कर रहे हैं तो कार्बन का जब कार्बन के साथ ही बॉन्ड बनेगा, ये बॉन्ड उसका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए एज कंपेयर टू द बॉन्ड मेड विद एनी अदर एटम स्पेशली ऑक्सीजन। यानी कि ये जो कार्बन और कार्बन का बॉन्ड है ये कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन नाइट्रोजन, कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन सल्फर, किसी भी और बॉन्ड से ये वाला बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। यानी कि अगर सिलिकॉन सिलिकॉन का बॉन्ड है और सिलिकॉन ऑक्सीजन का बॉन्ड है तो रूल के हिसाब से सिलिकॉन सिलिकॉन का बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए एज कंपेयर टू सिलिकॉन ऑक्सीजन बॉन्ड। तो अगर ये रूल सिलिकॉन या कोई भी और एलिमेंट इसको पूरा उतर जाता है इन दो रूल्स पे तो वो कैटिनेशन की प्रॉपर्टी शो कर सकता है। तो अब यहाँ पर हमें सिलिकॉन की एग्जांपल देके कह रहे हैं कि चूंकि सिलिकॉन और कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर है लेकिन सिर्फ कार्बन ही अच्छी कैटिनेशन की प्रॉपर्टी शो करता है, सिलिकॉन नहीं करता। तो रीजन क्या है? पहला रूल तो फॉलो हो रहा है, सेकेंड रूल सिलिकॉन फॉलो नहीं कर रहा। कार्बन कार्बन का बॉन्ड जो है अगर हम इसको देखें तो इसकी जो पावर है इट इज 355 किलो जूल पर मोल, यानी इसको ब्रेक करने पर हमें इतनी क्वांटिटी ऑफ एनर्जी मिलती है। जबकि अगर हम सिलिकॉन सिलिकॉन को ब्रेक करें वी गेट ओनली 200 किलो जूल पर मोल एनर्जी। और अगर हम लोग सिलिकॉन ऑक्सीजन बॉन्ड देखें तो वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, रूल को ये फॉलो नहीं कर रहा, तो वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, कितना? 452 किलो जूल पर मोल। जबकि कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड वीक है कार्बन कार्बन की बनिस्बत एंड इट इज 351 किलो जूल पर मोल। और यही रीजन है कि सिलिकॉन जो है वो सिलिका, सिलिकेट्स, सैंड की फॉर्म में हमें मिलता है, वो हमें कैटिनेशन की प्रॉपर्टी शो करता हुआ नहीं मिलता। तो ये आपका सबसे पहले एक इसके ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन हुआ, विच एलिमेंट्स कैन फॉलो और कैन डू कैटिनेशन। तो उसके लिए आपका ये जो है वो आंसर होगा। इसी तरीके से वाई सिलिकॉन डू नॉट शो द प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन, तो उसके लिए बेटा ये वाला आपका कंप्लीट आंसर होगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो है वो रीजन ऑफ कार्बन फॉर्मिंग लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड इज आइसोमेरिज्म।
आपको याद होगा हमने स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में एक बात पढ़ी थी कि एलिमेंट्स जो हैं, जितने भी कार्बन के कंपाउंड्स हैं, काफी ऐसे हैं इसमें से कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है लेकिन उनकी स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट डिफरेंट है. They have same molecular formula but their structural formula is different. So such compounds are known as isomers of each other and the phenomena is called isomerism. जैसे कि हमने ब्यूटेन की एग्जांपल को देखा था, उसको हम रिवाइव करते हैं. हमने कहा था ब्यूटेन हैव मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H10, लेकिन यही ब्यूटेन दो अलग अलग शक्लों में, दो अलग अलग स्ट्रक्चर्स में एग्जिस्ट करता है. एक इसका था स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर CH3, CH2, CH2 and CH3, और एक इसका था ब्रांच स्ट्रक्चर CH3, CH, CH3 and CH3. अब दो अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं but their molecular formula is same, so this is called isomerism and these are isomers of each other. इसी तरीके से हमारे पास पेंटेन है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पेंटेन. तो पहले अगर जैसे पीछे हमने बताया था कि अगर हम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ड्रॉ कर लें, अ स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, तो आप उससे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं. सो पेंटेन, पेंटा मीन्स 5, सो लेट्स ड्रॉ 5 कार्बन्स हियर. So 5 carbon and let's satisfy its valency of 4 and now adding hydrogen here. So we have C5 and on counting we get H12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12. So C5H12 और ये हो गया इसका स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला. अब अगर इसी में से ही मैं एक जो है चेन बनाना चाहूं, मैं इस लास्ट वाले को यहाँ से पिक करके मैं किसी सेंट्रल पोजीशन के साथ, सेंट्रल किसी इस हाइड्रोजन के साथ इसको रिप्लेस कर दूं इसकी जगह को, तो ये स्ट्रक्चर बदल जाएगा. तो अब देखते हैं कि कैसा स्ट्रक्चर बदलेगा. Here you can see स्ट्रेट चेन है, तो अब स्ट्रेट चेन के बाद यहाँ पर हमारे पास चेंज्ड स्ट्रक्चर है. हमने लास्ट वाली ब्रांच उठा के यहाँ सेंटर के हाइड्रोजन के साथ रिप्लेस की. अब इसी तरीके से यहाँ अगर हम लोग सारी साइड्स पे ही इसकी रिप्लेसमेंट करते हैं तो एन पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन, डिफरेंट आइसोमर्स बट दे ऑल हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. So this is an important short question. So mark this as important short question. Isomerism. The third property of being good in making different covalent bonds. कार्बन और की जो कोवलेंट बॉन्ड की स्ट्रेंथ है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है. जैसे कि अब हमारे पास कार्बन है, अब इसकी वैलेंसी क्या है, इसके लास्ट के इसके आउटरमोस्ट शेल में हमारे पास है टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स. इसके पास पावर है आया इन 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दे और एक एनाइन बन जाए, या वो 4 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर ले और एनाइन बन जाए, या 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके एक कैटाइन बन जाए. तो इसकी बनिस्बत ये क्या करता है, शेयरिंग विद हाइड्रोजन एटम, स्मॉल साइज्ड हाइड्रोजन एटम, स्मॉल साइज्ड कार्बन एटम, तो दोनों का जो बॉन्ड है ये एक बड़ा ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है. इसी तरीके से ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन के साथ कार्बन बॉन्ड बनाता है. ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन बोथ आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स एंड देयर साइजेस आर आल्सो स्मॉल. तो ये जो बॉन्ड इनका बनता है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग तैयार होता है, कोवलेंट बॉन्ड. So strength of covalent bond due to very small size of carbon atom जो है वो बड़े strong covalent bond बनाता है, like हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, many halogens के साथ, सल्फर के साथ. तो इस तरीके से भी हमारे पास बहुत सारे जो है वो कंपाउंड्स तैयार होते हैं. मल्टीपल बॉन्डिंग एबिलिटी. कार्बन के पास ये पावर है कि ये सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, ये डबल बॉन्ड भी बना सकता है, ये ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है, तो जिसकी वजह से ये डिफरेंट कंपोनेंट्स बनाता है. जैसे कि लेट्स टेक एग्जांपल, ये हमारे पास कार्बन है, अगर ये जो है वो सिंगल बॉन्ड बना रहा है, 4 की वैलेंसी हमने सेटिस्फाई करनी है, या एक कार्बन का दूसरे कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड होना. अब इसकी हम लोग 4 वैलेंसी सेटिस्फाई करते हैं, तो ये हमारे पास क्या बना, एक अल्केन इथेन.
सो द हाइड्रोकार्बन्स दैट हैव सिंगल बॉन्ड बिटवीन टू कार्बन एटम्स के जिसके जितने भी कार्बन एटम्स की चेन या रिंग है जो भी है उसके अंदर अगर सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स हैं कार्बन्स के दरमियान तो वो क्या होंगे? अल्केन्स, जिसमें से फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास इथेन। यहीं पर अगर हम लोग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कर दें कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, तो अब यहाँ पर अगर हम वैलेंसी सेटिस्फाई करते हैं, एक हाइड्रोजन यहाँ एक यहाँ, टोटल 4 हो गए, 2 एंड यहाँ पर ये हो गए टोटल 4। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कम से कम एक डबल बॉन्ड मौजूद हो कार्बन कार्बन के दरमियान, तो दीज आर अल्कीन्स, दिस इज इथीन। और अगर यहाँ पर कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड हो तो अब ये क्या है? अल्काइन इथाइन। तो कार्बन के पास ये पावर मौजूद है कि ये आपस में ही सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स बना सकता है, जिसकी वजह से अब इसके और ज्यादा डिफरेंट स्ट्रक्चर्स इस तरीके से डेवलप हो सकते हैं। सो मल्टीपल बॉन्डिंग जो कि टेट्रा वैलेंसी है, तो इसको वैलेंसी जो है वो डबल बॉन्ड से भी हम लोग सेटिस्फाई कर पाते हैं, ट्रिपल बॉन्ड के से भी सेटिस्फाई कर पाते हैं। उसके बाद आपको जो है वो एक कंपैरिजन दिया गया है between organic and inorganic compounds, and the first one is origin. नेचुरली अकरिंग जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो आपको नेचर में जो वो मिलेंगे वो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलेंगे, प्लांट से, एनिमल से, जबकि जितने भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो आपको मिनरल्स की शक्ल में, रॉक्स में से, सॉइल में से मिलेंगे। उसके बाद अगर हम कॉम्पोजिशन की बात करें तो हाइड्रोकार्बन्स में मेजर जो चीज है वो है कार्बन, जबकि बाकी इसके अलावा इसके साथ और भी एलिमेंट्स मिलते हैं जैसे कि हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, मैनी हैलोजेंस एंड सल्फर, जबकि इसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं या अगर कार्बन और हाइड्रोजन को छोड़ के जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे के सारे हमारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाने में हिस्सा लेते हैं। हाइड्रोजन भी जो है वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाने में हिस्सा लेता है, कार्बन भी एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड बनाता है, लेकिन जब इनकी आपस की बात करें कि कार्बन हाइड्रोजन मिलके जो है वो मैक्सिमम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स तैयार करते हैं। उसके बाद कोवलेंट लिंकेज की बात करें तो चूंकि हमें मालूम है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में सारे के सारे क्या हैं? कोवलेंट बॉन्ड है, जो कि पोलर भी हो सकते हैं, नॉन पोलर भी हो सकते हैं, जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स ज्यादातर आपको आयनिक बॉन्ड की शक्ल में मिलेंगे। हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं ताकि आगे आने वाली जितनी भी चीजें हैं उसको हम इसी के साथ कंपैरिजन कर सकें। आप लोगों के घरों में जो है वो आप लोगों ने अक्सर मिथाइलेटेड स्पिरिट का नाम सुना होगा, जो कि अक्सर जो है वाउंड्स को साफ करने के लिए इंजेक्शन के दौरान लगाने के लिए एक अल्कोहल है जिसको यूज किया जाता है, तो वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। या आप नेल पॉलिश रिमूवर की एग्जांपल को जहन में रखें कि वो भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलके बना हुआ है, जबकि इनऑर्गेनिक में आप एग्जांपल अपने घरों में मौजूद कॉमन सॉल्ट की ले लें या ऑर्गेनिक में शुगर की एग्जांपल ले लें, तो कहते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में सब में कोवलेंट बॉन्ड है, जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स ज्यादातर आयनिक इन नेचर है और सॉल्ट इज आयनिक इन नेचर। सॉल्युबिलिटी की बात करें, चूंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के वो वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो कि नॉन पोलर हैं वो कभी भी वाटर में डिसॉल्व नहीं होंगे। पेट्रोल एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और पेट्रोल कभी भी वाटर में डिसॉल्व नहीं होता, तो इसी तरीके से वो किस में डिसॉल्व होगा? किसी भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, जैसे अल्कोहल में हल हो जाएगा, ईथर में, ग्रीस के स्टेन्स है आपके, तो वो कभी भी जो है वो वाटर से रिमूव नहीं होंगे जब तक कि आप किसी भी इस किस्म की चीज से आप उसको रिमूव नहीं करेंगे। ऑन द अदर हैंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, आयनिक है, नमक है, पानी में हल करें ऑब्वियसली डिसॉल्व हो जाएगा क्योंकि नमक एक आयनिक कंपाउंड है एंड वाटर इज अ पोलर कंपाउंड, तो आपस में डिसॉल्व हो जाते हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, चूंकि कोवलेंट बॉन्ड है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, सो दे आर वेरी पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आयनिक इन नेचर हैं, सो दे आर वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि उनमें फ्री आयंस मौजूद होते हैं, तो दे आर गुड कंडक्टर्स। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, तो आप लोगों ने ऑलरेडी 9th क्लास में NaCl के मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट को बड़े डिटेल से पढ़ा हुआ है, जिसमें आप जानते हैं कि NaCl एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई है, जबकि अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करें तो अभी मैंने कहा था कि आप जेहन में रखें नेल पॉलिश रिमूवर है, अगर आप जैसे ही उसको थोड़ी देर ओपन रखते हैं वो आपका फौरन से एवेपोरेट हो जाता है, वोलेटाइल इन नेचर है। अब मिथाइलेटेड स्पिरिट है वो भी फौरन से एवेपोरेट हो जाता है। सो जनरली ऐसा है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स बहुत लो हैं, दे आर वोलेटाइल
वॉलेटाइल इन नेचर, जैसे ही आप रखेंगे, पेट्रोल रखें थोड़ी देर ओपन तो वो फौरन से आपका एवेपोरेट हो जाता है। सो दे आर वेरी लेस स्टेबल। इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि चूंकि उनके मेल्टिंग एट बॉइलिंग पॉइंट्स लो हैं, टेम्परेचर का जरा सा चेंज उनको जो है वो अनस्टेबल कर देता है और ये फौरन से एवेपोरेट हो जाते हैं, जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स ज्यादातर ऐसे नहीं हैं। कंबस्टिबिलिटी की बात करें, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विद हाई परसेंटेज ऑफ कार्बन आर जनरली कंबस्टेबल। क्योंकि जो है वो ऑक्सीजन, कार्बन जो है वो एक बड़ा अच्छा ऑक्सीजन कैरियर है, वो ऑक्सीजन के साथ जरा बड़ी जल्दी कंबाइन कर जाता है। तो जो है वो कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड में चूंकि बहुत ज्यादा क्वांटिटी में मौजूद है, सो दे आर जनरली कंबस्टेबल, ज्यादा जल्दी जलते भी हैं और जलने की अमल में यही काम होता है। लकड़ियां जो सबसे पहले जलने के अमल में यूज हुई थी, तो अब आपको मालूम है ऑर्गेनिक इन नेचर लकड़ी में है ही क्या, कार्बन, हाइड्रोकार्बन्स, तो वो ज्यादा कंबस्टेबल हैं। जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करें, दे आर मोस्टली नॉन कंबस्टेबल। नमक कभी भी नहीं जलता। अगर आप उसको जो है वो आपने देखा होगा कि अक्सर जो है आप लोग मेज लेके आते हैं, भुना हुआ सिट्टा जिसे कहते हैं, तो वो आप जब लेके आते हैं तो उसको काले नमक में भूनते हैं उसको, तो आपने देखा होगा कि उसको कभी भी वो मेल्ट नहीं हो रहा होता, हालांकि कितना ज्यादा उसको हीट किया जाता है। तो वो क्या है, दे आर लेस कंबस्टेबल, दे हैव वेरी स्ट्रॉन्ग हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, जबकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ऐसा नहीं है। जनरली ज्यादातर केस पे ये लागू हो जाती है बात, लेकिन क्या है, कई ऐसे भी हैं जो इन रूल्स को नहीं फॉलो करेंगे, लेकिन ज्यादातर इन सारी बातों को फॉलो करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा आइसोमेरिज्म। तो वो अभी हमने पढ़ा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स तो आइसोमेरिज्म शो करते हैं, जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स बड़ा रेयरली इस किस्म का कोई फिनोमेना शो करते हैं। और इसके बाद रेट ऑफ रिएक्शन, चूंकि कोवलेंट बॉन्ड है तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के ज्यादातर जितने भी प्रोडक्ट्स तैयार होंगे दे आर मॉलिक्यूलर इन नेचर एंड बिट स्लो रिएक्शंस हैं। हर किसी ना किसी रिएक्शन को कोई ना कोई कंडीशन चाहिए होगी, वो टेम्परेचर की भी कंडीशन हो सकती है, वो प्रेशर की कोई कंडीशन हो सकती है, कोई ना कोई कैटलिस्ट उनको रिक्वायर्ड होगा, तो वो कोई ना कोई उनको जो है वो स्पेसिफिक कंडीशन रिक्वायर्ड है रिएक्शन होने के लिए, जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ऐसा जो है वो जरा कम ही पाया जाता है। तो ये डिफरेंट 10 जो है वो डिफरेंसेस थे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, जो कि हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को इनऑर्गेनिक कंपाउंड से डिफरेंशिएट करते हैं। इससे पिछले हमने जो है वो डिटेल डिस्कस की रिगार्डिंग व्हाई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर सो मच इन नंबर। तो इन दोनों को आपने अच्छे से स्टडी करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने साथ साथ मार्क करवा दिए। तो आज के लिए बेटा इतना ही। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।